So today our topic is cryopreservation. इसमें cryopreservation में हम इसके प्रोसेसेस पढ़ेंगे, यानी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, एडिशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट, फ्रीजिंग, स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड थॉइंग. क्रायोप्रेजर्वेशन जो है वो लाइव टिश्यूज़ या सेल को, बायोलॉजिकल सैंपल को प्रिजर्व करने का नाम है, यानी कि उसको डीप फ्रीज कर लिया जाता है ताकि उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को और उनके डिफरेंट प्रोसेसेस को स्टॉप कर दिया जाए और उन्हें प्रिजर्व कर लिया जाए. और क्रायोप्रेजर्वेशन यूजुअली -196 डिग्री पे की जाती है. ये एक लो टेम्परेचर पे की जाती है जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी सारी स्लो हो जाती हैं और सेल तकरीबन डाई हो जाता है. लेकिन सेल की डाइंग को रोकने के लिए बहुत से इस पे प्रोसेसेस किए जाते हैं जिसमें सेल जो है उसकी डेथ नहीं हो पाती. क्रायोप्रेजर्वेशन जो है वो सेल को सरवाइव भी करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया. ये एक स्पेशल वे है जिसमें सेल को प्रिवेंट किया जाता है और हाइबरनेशन स्टेट जो है उसमें लाया जाता है. हाइबरनेशन स्टेट वो होती है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो एडवर्स वेदर कंडीशन को ओवरकम करने के लिए या फिर लो सप्लाई ऑफ फूड को ओवरकम करने के लिए हाइबरनेशन स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि अपना टेम्परेचर ड्रॉप कर देते हैं और अपनी मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर देते हैं. इसमें प्रोसेसेस होते हैं जो कि क्रायोप्रेजर्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, एडिशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट, फ्रीजिंग, स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड थॉइंग. पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. किसी भी सिलेक्शन की मटेरियल के लिए उसका वॉल्यूम, डेंसिटी, पीएच और मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसका साइज, शेप या और विदाउट एनी डैमेज, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है. इस चीज़ को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट पर पूरी उतर नहीं हो, यानी कि अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा तो नाइट्रोजन जो है वो भी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट. क्रायोप्रोटेक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को दिया जाता है, यानी वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है ताकि फ्रीजिंग डैमेज से रोका जा सके, जिसमें ग्लाइसरोल, एफपीएस, सॉल्ट, शुगर, ग्लाइकोल्स और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड वगैरह मौजूद हैं. देन फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग लो टेम्परेचर पे की जाती है. इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं. स्लो फ्रीजिंग जो है ये मोस्टली यूज़फुल मेथड होता है. वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये मेथड. इसमें ये है कि कंप्यूटर कंट्रोल स्टेप यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटराइज सिस्टम से फ्रीजिंग की जाती है जो कि -196 डिग्री पे की जाती है. और इसमें क्रायोप्रोटेक्टेंट्स भी डाले जाते हैं ताकि फ्रीजिंग डैमेज से सेल को बचाया जा सके. नेक्स्ट, रैपिड फ्रीजिंग टेक्निक्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं ताकि बायोलॉजिकल सैंपल को जल्दी फ्रीज कर लिया जाए और आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो ना बने. आइस क्रिस्टल्स ना बनने के लिए ही रैपिड फ्रीजिंग यूज़ की जाती है, यानी कि फ़ौरन जो है वो नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड से डायरेक्ट -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैंपल फ्रीज हो जाता है. देन ये रैपिड फ्रीजिंग मेथड, इसमें ये कम्बिनेशन होता है बहुत स्लो और रैपिड फ्रीजिंग का. ये जो प्रोसेस है ये स्टेप वाइज किया जाता है, यानी कि 37 डिग्री से 47, फिर 57, फिर 67 डिग्री सेंटीग्रेड से होता हुआ 196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये चला जाता है. ड्राई फ्रीजिंग मेथड में सेल को डिहाइड्रेट किया जाता है, यानी जितना भी वाटर है उसको निकाल लिया जाता है और सीड्स और स्टोर, इस तरह सीड्स को स्टोर किया जाता है. मोस्टली सीड्स को इस तरह से स्टोर किया जाता है और ऑर्गन्स को भी इस तरह स्टोर किया जाता है, प्लांट ऑर्गन्स को. स्टोरेज जो है वो इस तरह की जाती है कि फ्रोज़न सेल्स जो हैं उनको -70 डिग्री से -196 डिग्री पे स्टोर किया जाता है और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो डाली जाती है और इसकी कंटिन्यूस सप्लाई की जाती है ताकि किसी भी किस्म की कोई भी डैमेजिंग ना हो या फिर सेल की डेथ ना हो. और थॉइंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स को जब दोबारा उस पर काम करना होता है या फिर उसको दोबारा यूज़ करना होता है तो थॉइंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जिसमें
जो है वो सेल को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ देना पड़ता है, यानी कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है उसको 45 मिनट्स लगते हैं उसकी थॉइंग में, जिसको 37 डिग्री वाटर बाथ में रखा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी फ्रीजिंग डी फ्रीजिंग होना शुरू हो जाती है और फिर प्लास्टिक बैग जो है वो एडिशनली इसमें यूज़ किया जाता है। डिफरेंट जगह पे ये कायरो प्रेजर्वेशन यूज़ होती है। इसकी एप्लीकेशंस ये है कि ये ब्लड बैंक में यूज़ होती है, स्पर्म बैंक में यूज़ होती है, स्टोरेज ऑफ रेयर जर्म प्लाज्म में यूज़ होती है, फ्रीजिंग ऑफ सेल कल्चर्स में, ऑर्गन प्रिजर्वेशन में और सीड बैंकिंग में। ओके, तो यही हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।